आज है ये हमारा यूपी टेट क्लास 6 to 8 यानी कि जो 2019 में हमारी परीक्षा हुई थी 8 जनवरी 2020 को। तो ये हमारा है 8 जनवरी 2020 को जो यूपी टेट का हमारा पेपर हुआ था, ये पेपर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी के अंतःवृत्त का केंद्र O हो और कोण BOC बराबर 110 डिग्री हो तो कोण BAC का मान कितना होगा। तो देखो पहले तो ये त्रिभुज दे रखा है हमें, इसको मैंने नाम दे दिया A, B और C। इसका अंतःवृत्त क्या है ये, तो इसका केंद्र कितना है, इसने बोला है कि अंतःवृत्त का केंद्र जो है वो O है। तो इसने कहा है कि BOC का मान 110 है। तो देखो BOC कैसे बनेगा आपका कोण, यहां से एक लाइन मैंने यहां ड्रा की और एक लाइन यहां से यहां पर डाली, तो ये कोण आपका क्या बन जाएगा, तो ये कोण बन जाएगा आपका BOC। इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है आपका 110 डिग्री। तो इसने पूछा है कि BAC का मान, मतलब ये वाला कोण आपसे पूछा है कि इसका मान कितना होगा। तो देखो पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक प्रमेय होती है हमारी, प्रमेय क्या होती है कि यदि किसी भी त्रिभुज में अंतःवृत्त का जो केंद्र है वो केंद्र आपका क्या है, कोण BOC, तो कोण BOC बराबर होगा आपका 90 डिग्री प्लस, और जो भी अंतःवृत्त का केंद्र बना है ना, इसके सामने जो आपका शीर्ष है यानी कि A कोण, इस कोण का आधा, ये हमारी प्रमेय होती है। तो देखो BOC का मान कितना है, तो BOC का मान दे रखा है 110 डिग्री, बराबर में कितना है 90 डिग्री प्लस कोण A का आधा। ठीक है, तो यहाँ 110 माइनस का इधर 90 हो जाएगा और बराबर में ये हो जाएगा आपका कोण A बटे 2। 110 में से 90 घटाओगे तो कितना बचेगा 20 और बराबर कोण A बटे में 2। 2 की गुणा इधर हो जाएगी तो हो जाएगा 20 दूनी 40 और ये क्या हो जाएगा कोण A। तो कोण A मतलब आपका कोण BAC। तो BAC का मान कितना हो जाएगा, BAC का मान हो जाएगा आपका 40 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन 91 है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए 92 क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या होगी। तो देखो यदि किसी संख्या के, तो मुझे संख्या तो पता नहीं क्या है, तो मैंने वो संख्या मान ली कि वो संख्या मान लो हमारी x है, कि इस संख्या का यदि 75%, तो इस संख्या का 75% कितना होगा, तो 75% यानी कि x का 75%, और उसमें यदि 75 जोड़कर, तो हमने 75 को जोड़ दिया, वही संख्या प्राप्त हो जाए, कौन सी संख्या, जो हमने x मानी थी, तो यानी कि ये हमारी संख्या प्राप्त हो जाए x। तो देखो अगर हम प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो क्या होता है, 75 गुणा प्रतिशत का साइन हटाओगे तो 1/100 आ जाएगा। तो यानी कि इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा आपको 25 से 75 और 25 चौका 100। तो हम यहाँ x गुणा 75% को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम 3/4 और प्लस में कितना हो जाएगा 75 और बराबर में कितना हो जाएगा x। यहाँ से हम 4 को लासा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x और प्लस 75 दूनी 150 और 150 दूनी कितना हो जाएगा, 150 दूनी हो जाएगा आपका 300 और बराबर में कितना हो जाएगा x। यहाँ भी इसके बटे में 1 मान लो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा आपका 3x प्लस में 300 और बराबर में ये हो जाएगा आपका 4x। तो 3x को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 3x और बराबर में कितना आ जाएगा 300। 4x में से एक x हटाओगे तो x बचेगा आपका और यहाँ कितना हो जाएगा 300। तो x का मान कितना आएगा 300, और x क्या था, जो आपने संख्या मानी थी, तो x का मान 300, मतलब ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 93। यहाँ सवाल ये है आपका कि ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 तथा 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो इस तरीके का कभी सवाल अगर आपका आता है तो आपको करना क्या है कि यहाँ ना इनको एक ऐसी पावर में बनाओ आप, जैसे लिखा हुआ है ना 2 की पावर 50, तो मैं यहाँ पर एक मुझे कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसको 2 की पावर 5 और इसकी पावर अगर 10 लिख दूं तो ये 5 दाई 50, क्योंकि जो अगर ऐसे मान लो आपका नंबर लिखा हुआ है a की पावर b और उसकी पावर n है, तो इसका मतलब है a की पावर bn। तो यहाँ पर जो आपका 5 और 10 है, इसकी मल्टीप्लाई होने के बाद 50 ही आएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। कॉमा यहाँ पर है ये 3 की पावर 40, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और उसकी पावर कितना 10। यहाँ ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 3 और इसकी पावर कितना 10, 10 दिया 30। ऐसे ही आपका हो जाएगा 5 की पावर 2 और 2 धाई 20। यहाँ सभी की घात में आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर 10 10 आ रहा है, तो यहाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको 2 की पावर 5 का क्या मतलब है, 2 की पावर 5 का मतलब है 32, तो ये 32 की पावर 10।
3 की पावर 4 का मतलब कितना है, तो 3 की पावर 4 का मतलब है 81, तो 81 की पावर 10, और 4 की पावर 3 का मतलब कितना है आपका 64, तो 64 की पावर 10, और 5 की पावर 2 का मतलब है आपका 25, तो ये हो जाएगा आपका 25 की पावर 10। तो देखो यहाँ जो इनकी घात हैं वो सभी की समान हो गई, तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं कि ये जो है अगर घात समान है आपकी, यानी कि घात समान होने पर जिसका आधार बड़ा होगा वह संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, अब जिसका आधार छोटी संख्या होगा तो वो छोटी संख्या होगी, छोटी के लिए भी यही है, छोटी होने पर छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या निकालना है, तो यहां निकालना है हमें कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अब देखो इनके आधार में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, ये 81 की पावर 10, तो ये आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 81 की पावर 10 हमारी सबसे बड़ी संख्या है। अब ये किसको सॉल्व करने पर आई है 81 की पावर 10, तो ये हमारी सॉल्व करने पर आई है 3 की पावर 40 को, क्योंकि ऑप्शन के अंदर तो 3 की पावर 40 के रूप में दे रखा है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 93 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल है आपका कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो ये हमने एक वृत्त ले लिया और यहां पर हमसे बोला है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो ये हमारी लाइन हो गई ए बी। ठीक है, एबीसीडी उसके भीतर का चक्रीय चतुर्भुज है, तो यहाँ पर एबीसीडी पूरा करने के लिए एक चक्रीय चतुर्भुज, मैंने एक नंबर यहाँ पर मान लिया सी और एक यहाँ नंबर मान लिया मैंने क्या डी, तो ये हमारा क्या बन गया, एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। ठीक है, अब इसने कहा यदि कोण एसीडी, तो देखो ये कोण इस तरीके से लिखा है ना एसीडी, तो इसका मतलब है कि इस वाले पॉइंट पर हमारा कोण बनेगा, तो ये कौन सा पॉइंट है हमारा, ये सी है। तो यहाँ एक मैंने लाइन खींची कि कोण, इसने बोला है कोण एसीडी, तो एसीडी मतलब ये वाला कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 40। ठीक है, हो तो कोण बीएडी का मान बताइए, यानी कि बीएडी यानी कि ये पूरा कोण आपको बताना है बीएडी, इसका मान कितना होगा ये हमें निकालना है। तो देखिए सवाल में करना क्या है, यहां ए इसका केंद्र होगा, मान लीजिए कोई ओ केंद्र होगा इस वृत्त का, तो ए बी हमें दे रखा है कि ए बी क्या है, ए बी हमारा वृत्त का क्या है, व्यास है, तो ए बी वृत्त का व्यास है, ये लिखेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद कोण ए सी डी, इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, अगर हम देखें कोण ए सी वी, ए सी वी बराबर कितना होगा, ए सी वी बराबर होगा हमारा 90 डिग्री, यानी कि ये ए सी वी ये वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त का कोण है, अर्धवृत्त में बना कोण कितने का होता है, समकोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण ये एक आपकी प्रमेय है कक्षा 9 में, तो अर्धवृत्त का कोण है, तो एसीबी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि कोण बीसीडी अगर हमें निकालना है, बीसीडी यानी कि ये पूरा कोण अगर हमें निकालना है ये वाला, ठीक है, तो बीसीडी बराबर कितना हो जाएगा, तो बीसीडी बराबर हो जाएगा आपका कोण एसीडी प्लस कोण एसीबी, दोनों को जोड़ के, तो इनके मान हमें दे रखे हैं, इसका मान है 40 और इसका मान कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 130 डिग्री, यानी कि कोण बीसीडी का मान कितना आ जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रमेय होती है चक्रीय चतुर्भुज में, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, चक्रीय चतुर्भुज में कोण बीसीडी प्लस कोण बीएडी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जो है आपके वो सम्मुख कोण है, कैसे कोण है, सम्मुख कोण। अब देखिए बीसीडी कौन सा है, बीसीडी यानी कि ये वाला कोण, पूरा जो कोण है आपका वो क्या है बीसीडी प्लस बीएडी यानी कि ये वाला कोण, ये कैसे कोण है, आमने सामने वाले, और आमने सामने वाले कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। किसी भी चतुर्भुज में, अब यहां पर देख लीजिए ये वाला कोण क्या है आपका डी और ये वाला क्या है बी, तो यहाँ बी और डी का योगफल भी कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो बीसीडी प्लस बीएडी बराबर 180 डिग्री यानी कि सम्मुख कोण की वजह से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर निकालना है सिर्फ कोण बीएडी का मान, तो बीएडी बराबर 180 डिग्री और इसका मान कितना निकाला हमने 130 डिग्री, तो ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, 180 में से 130 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 50 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 94 का बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 95। 95 में क्या है कि यदि 0 लेस देन इक्वल x लेस देन 5 और 5 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल 10 हो तो x अपॉन y का अधिकतम मान क्या होगा। देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझना, अधिकतम मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसने बोला है। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसने बोला है कि x बटे y का अधिकतम मान क्या होगा। तो मेरे भाई यहां से x की कंडीशन दे रखी है और यहां से y की कंडीशन दे रखी है। अब हमें यह देखना है कि x अगर अधिकतम मान लेना है तो हमें x का बड़े से बड़ा मान लेना है। ठीक है, अगर अधिकतम मान निकालना है तो x का मान सबसे बड़ा, ठीक है, तथा y का मान सबसे छोटा लेना होगा। ऐसा क्यों? y का मान सबसे छोटा। अब देखो ऐसा क्यों? क्योंकि x आपका क्या है, अंश है, और अगर अंश बड़ा है तो अगर बड़ी संख्या को आप, y क्या है आपका हर है, और हर क्या है आपका छोटी संख्या, तो अगर छोटी संख्या से आप बड़ी संख्या को अगर भाग करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो इसलिए x का मान हमें लेना है सबसे बड़ा और y का मान लेना है हमें सबसे छोटा। तो अगर हम यहां देखें इस कंडीशन में तो x की जो वैल्यू है वो 0 या 0 के बराबर और 0 से बड़ी, 0 के बराबर या 0 से बड़ी, और 5 के बराबर या 5 से छोटी। तो 5 के बराबर यानी कि x का मान सबसे हाईएस्ट कितना हो सकता है, 5 हो सकता है। 5 से बड़ा तो कुछ होगा नहीं, क्यों? क्योंकि x का मान जो है वो आपका 5 के बराबर है या फिर 5 से छोटा है। ऐसे अगर आप y में देखें तो y का मान जो है वो आपका क्या है, 5 से तो बड़ा है और 10 से क्या है, छोटा है। तो 5 से बड़ा या 5 के बराबर, तो सबसे छोटा y का मान क्या हो सकता है, सबसे छोटा हो सकता है आपका 5। बड़े से बड़ा कितना हो सकता है, 10, लेकिन हमें लेना है सबसे छोटा। तो y का मान भी हमें कितना लेना है, तो y का मान लेना है हमें 5। तो यहां अगर x अपॉन y का अगर हमें मान निकालना है तो x का मान भी 5, क्योंकि वो आपका मैक्सिमम मान है, और y का मान जो है आपका वो मिनिमम मान है यानी कि 5। तो 5 बटे 5, और 5 से 5 को कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका 95 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या है कि समीकरण y बराबर 7x माइनस 2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ ये देखना है कि इसके अनंत हल है, मतलब ऐसा समीकरण अगर आपके पास है तो आप इसके अनंत हल प्राप्त कर सकते हैं। इसके कोई हल नहीं है, इसका एक अद्वितीय हल है, इसके 2 हल हैं। तो देखो हमें देखना कैसे है कि अगर हमारे पास एक समीकरण है, मान लीजिए ये है आपकी y बराबर 7x माइनस का 2। तो यहां मैं मान लेता हूं कि मान लिया कि x के हम मान रख के देखते हैं, x बराबर 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक हमने मान रखे। तो क्या y के मान काफी सारे प्राप्त हो सकते हैं। देखो x का मान जब मैंने 1 लिया तो y का मान कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका y बराबर 7 गुणा 1 माइनस 2, यानी कि 7 एकम 7 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5। तो एक तो y का मान ये प्राप्त हो गया। अगर मैंने x का मान 2 लिया तो यहां से कितना हो जाएगा, y बराबर 7 गुणा 2 माइनस 2, तो 7 दूनी 14, और 14 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 12। तो यानी कि मैं अभी और भी अगर x के मान यहां पर रखता हूं तो ये y के मान और भी प्राप्त होते चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या है। 95 क्वेश्चन ये है आपका कि 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। अच्छा, यहां पर एक आपका फॉर्मूला है कि यदि x की पावर n, यदि x की पावर n माइनस 1 इस रूप का अगर आपका कोई सवाल है तो वो सदैव x माइनस 1 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सवाल है आपका 49 की पावर 15 माइनस 1। तो इसका मतलब ये x का मान हमारा 49 है और n का मान 15 है, माइनस 1 इस रूप का सवाल है। तो ये हमेशा डिविजिबल होगा, ये हमेशा विभाजित होगा किससे, 49 माइनस 1 से, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कि अगर x की पावर n माइनस 1 अगर कोई संख्या है तो x माइनस 1 से वो क्या होगी, हमेशा विभाजित होगी। तो हम बोल सकते हैं कि 49 की पावर 15 माइनस 1 विभाजित होगी किससे, 48 से। तो एक तो आपका ऑप्शन सही है ये वाला, दूसरा तो ऐसा तो किसी ऑप्शन में है नहीं, ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है, ना डी में, तो केवल 48 तो दे नहीं रखा, इसके साथ भी और दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर आपका 48 से विभाजित होगा वो 48 के फैक्टर से विभाजित होगा। तो इसका मतलब 48 के फैक्टर कितने होते हैं, 8 गुणा 6, ये भी होगा और 4 भी हो सकता है। ठीक है, 12 चौक 48। तो हमारा मतलब ये है कि इस ऑप्शन के अंदर क्या क्या है, तो देखो 8 यहाँ दे रखा है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 48 से विभाजित होगा और ये 8 से विभाजित होगा। अगर 6 भी ऑप्शन में होता तो 6 से विभाजित होता। ठीक है,
तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा इसका 48,8। ठीक है, तो 97 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98 है, यहां पर cos 135 डिग्री, sin 210 डिग्री, cos 150 डिग्री, sin 270 डिग्री और cos 315 डिग्री का मान बताना है आपको क्या होगा। तो देखो थोड़ा सा पहले आप समझ लीजिए चतुर्थांश को, बाकी मैं त्रिकोणमिति जब कराऊंगा तो ये आपको काफी डिटेल में कराऊंगा। देखो ये आपका एक्स अक्ष है जो 0 डिग्री पर होता है, और यहां से यहां तक का जो आपका ये एरिया है इतना, वो आपका है 90 डिग्री का। तो यानी कि हम बोल सकते हैं ये आपका क्या है 90 डिग्री, और ये है आपका 180 डिग्री, और ये है आपका 270 डिग्री, और वापस से अगर पूरा चक्कर लगाकर आप आओगे तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। अब ये जो इतना एरिया है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका 90 से छोटा, क्योंकि ये पूरा एरिया किसके अंदर आता है, 90 माइनस थीटा के अंदर आएगा। क्योंकि यहां अगर आप 90 में से कुछ भी घटाओगे, मान लो आप 90 में से एक भी घटाया आपने, तो आप यहां आ जाओगे 89 डिग्री पर, 2 घटाओगे तो 88 डिग्री पर। तो मतलब ये वाला जो आपका एरिया है वो 90 माइनस थीटा का है। ऐसे ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180 माइनस थीटा का, और ये तो ये हो जाएगा आपका 270 अंश माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका 360 अंश माइनस थीटा। ऐसे ये अगर 90 में आप कुछ भी जोड़ोगे तो इस क्वाड्रेंट में आओगे, तो ये आपका हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा आपका 180 अंश प्लस थीटा, ये हो जाएगा आपका 270 अंश प्लस थीटा, और ये हो जाएगा आपका 360 अंश प्लस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी आपके त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जितने भी होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आपके साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, और ये आपका होता है कोसेक। तो ये 6 त्रिकोणमितीय रेशियो हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका क्या होता है, सिर्फ साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ आपका होता है टेन, और टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट। ASTC इस कोड वर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको, और देखिए निष्पत्ति चेंज होती है। निष्पत्ति किसको बोलते हैं कि जो आपका साइन है वो परिवर्तित हो जाता है किसमें, कॉस में, और जो आपका कॉस है वो बदल जाता है साइन में। टेन आपका बदल जाता है किसमें, कॉट में, और कॉट आपका बदल जाता है टेन में। और ये आपका क्या बचा, सेक। तो सेक आपका बदल जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक आपका बदल जाएगा सेक में। अब ये निष्पत्ति चेंज किस किस में होती है, तो अगर आप किसी भी नंबर को 90 में या फिर 270 में अगर तोड़ेंगे तो वहां आपकी निष्पत्ति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बाकी अलावा उसके कोई किसी में भी निष्पत्ति आपकी चेंज नहीं होगी। तो यहां मैं cos 135 डिग्री को 180 प्लस थीटा में तोड़ लेता हूं, क्योंकि 180 में और 360 में आपका कोई भी निष्पत्ति चेंज नहीं होती है। तो देखिए यहां मैंने इसको चेंज किया, पहले cos 180 में कितना घटाएं, जो 135 बचे आपका। तो 180 में से हमें क्या घटाना होगा, 45 घटाना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 180 माइनस 45 डिग्री, और साइन 180 में क्या जोड़ा जाए, जो 210 हो जाए, तो 180 प्लस 30 अंश। कॉस 180 में से क्या घटाया जाए आपका, तो 30 घटाया जाए, तो 150 बचेगा, अपॉन यहां आपका है साइन 270 डिग्री। तो साइन 270 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, 180 प्लस 90 डिग्री, और कॉस 315 को आप क्या लिख सकते हो, तो 360 अंश माइनस 45 डिग्री। अब देखो cos 180 अंश माइनस थीटा, तो 180 अंश माइनस थीटा वाला कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ये आपका कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका cos कैसा होता है, माइनस का होता है, और cos किस में रहेगा, cos में रहेगा, क्योंकि निष्पत्ति आपकी चेंज नहीं होगी। तो cos 180 अंश माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। साइन 180 अंश प्लस थीटा, तो साइन 180 अंश प्लस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 180 प्लस थीटा वाला थर्ड क्वाड्रेंट है आपका। और यहाँ साइन आपका क्या रहेगा, साइन में ही रहेगा। लेकिन ये जो आपका 180 अंश प्लस थीटा है, ये आपका साइन किस में है, यहाँ पर माइनस में। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन 30 अंश। यहाँ cos 180 अंश माइनस थीटा, तो इसमें आएगा सेकंड वाले में। तो यहां भी आपका क्या होगा, cos तो cos ही रहेगा, और थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। लेकिन ये किस में हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि सेकंड वाले में cos आपका माइनस का होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से साइन 180 प्लस थीटा, तो ये तो साइन ही रहेगा, और कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 180 प्लस थीटा वाला थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये साइन आपका माइनस का हो जाएगा, इनटू cos 360 अंश माइनस थीटा। 360 अंश माइनस थीटा वाला कौन सा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, और cos इसके अंदर किसका होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा आपका cos 45 डिग्री।
ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो इनकी वैल्यू क्या है, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 गुणा माइनस का sin 30 का मान कितना होगा 1/2, cos 30 का मान कितना होगा, तो cos 30 का मान होता है आपका √3/2, ठीक है, अपॉन sin 90 का मान कितना होगा 1 और cos 45 का मान कितना होगा 1/√2। यहां देखो ये माइनस से माइनस आपका प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ऊपर बचेगा आपका √3/2 दूनी 4/2 माइनस का आएगा, अपॉन में आ जाएगा आपका -1/√2, तो इनकी गुणा आपस में कर लो, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का √3 और √2 और अपॉन में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4/2 किसका माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, तो ये कितना बचेगा आपका √3/4। तो ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बहुत जल्द हमारी एक वीडियो आने वाली है त्रिकोणमिति की, वहां त्रिकोणमिति के अंदर आपको त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले और ये क्वाड्रेंट और बाकी के सारे जो मान हैं आपके सारणी के वो उस वीडियो के अंदर होंगे। तो यहां मैंने फिर भी कोशिश की है इस क्वेश्चन में आपको बताने की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 99, यह है दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल। अब देखो विषम संख्या हो या सम संख्या हो आपकी, वो किस रूप में चलती हैं, अगर सम संख्याएं या विषम संख्याएं आपकी तो वो दो के गैप से चलती हैं। मान लीजिए पहली विषम संख्या आपकी 1 है तो दूसरी क्या होगी 3 और तीसरी क्या होगी 5, उसके बाद 7। अगर यही सम संख्याएं होती हैं आपकी तो सम संख्याएं कैसे चलती हैं 2 4 6 8 10। कहने का मतलब ये हुआ चाहे आपकी सम संख्याएं हो चाहे विषम, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का होता है 2 का होता है। तो अगर आपने दो सतत विषम संख्या लेनी है, सतत का मतलब है लगातार, तो अगर एक नंबर आपने x लिया तो दूसरा क्या होगा x+2 होगा, क्योंकि भाई आपको पता नहीं है ना कौन सी विषम संख्या है, तो हमने अपनी मर्जी से मान ली कि माना वो संख्या आपकी x है और दूसरी क्या हो जाएगी x+2। तो इसने कहा है इनका जो गुणनफल है इन संख्याओं का वो आपका 6723 दे रखा है। तो यहां से आपका एक समीकरण बनेगा x² + 2x, इसको माइनस में ले आओ इधर 6723 और बराबर में क्या बचेगा 0। तो यहां से आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहां से x के मान निकलेंगे। तो इसने कहा है तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे इसने कहा है कि दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल, तो आप 6723 के करिए फैक्टर, 6723 के फैक्टर करेंगे तो ये आपकी 3 से डिविजिबल है संख्या, 6 3 9 7 और 2 9, 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 एकम 3, 4 2 6 2 8 और 1 9, ये भी 3 से कट जाएगा तो ये जाएगा 3 7 21, 1 बचा 3 चौक 12 2 बचा 3 7 21, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 9 27, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 8 24 3 तिया 9। ये नंबर आपका 83 है तो ये 83 से ही कटेगा, 83 एकम 83। अब देखो 3 तिया 9 9 तिया 27 तिया 81, यानी कि ये दो संख्याएं आपकी आ गई 81 और 83। क्या 81 और 83 आपकी विषम संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे हाँ जी ये विषम संख्याएं हैं। और क्या ये ऐसी संख्याएं हैं जो सतत है मतलब लगातार हैं, हाँ तो 81 के बाद 83 नंबर ही आता है आपका। तो इसने कहा है तो छोटी संख्या का वर्गमूल बताइए, तो 81 और 83 में छोटी संख्या कौन सी है आपकी 81, इसका वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, तो 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, और यही तो आपका आंसर है और यही पूछा है सवाल के अंदर। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है आपका, इसने कहा है कि यदि x² + px - q तथा 5x² - 3px - 15q का महत्तम समावर्तक x - 3 है तो p तथा q के मान होंगे। अब देखिए महत्तम समावर्तक x - 3 है तो मतलब इनका कॉमन फैक्टर है दोनों का, और कॉमन फैक्टर है मतलब कोई भी अगर गुणनखंड है तो वो गुणनखंड क्या है इन दोनों समीकरणों को क्या करेगा संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x - 3 = 0, तो x का मान क्या हो जाएगा 3, मतलब x का मान हम रखें इन दोनों समीकरणों में तो वो क्या वैल्यू दे, हमें 0 वैल्यू देना चाहिए। ठीक है, तो x का मान यदि आप पहले समीकरण में रखोगे तो हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस p × 3 और माइनस का q। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 9 बराबर में क्या देना चाहिए 0, प्लस ये हो जाएगा आपका 3p और माइनस का q और बराबर में हो जाएगा 0। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब दूसरे में रखिए तो हो जाएगा आपका 5 × x का मान कितना 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3p x का मान कितना है 3 माइनस 15q और बराबर में कितना देना चाहिए 0। यानी कि जो भी आपका फैक्टर होता है ना वो फैक्टर उस समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट करेगा, और संतुष्ट करने का मतलब होता है कि इसका मान 0 देना चाहिए। ठीक है, तो 3 तिया 9 9 पंजे कितना हो जाएगा 45 माइनस ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9p माइनस का 15q और बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहां आपका 9p माइनस का है, यहां आपका 3p प्लस का है। अगर हम समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दें
और समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें तो 9p से 9p कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 3 9 27 प्लस 3 तिया ये हो जाएगा आपका 9p माइनस ये हो जाएगा आपका 3q और बराबर में 0। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 45 माइनस का 9p और माइनस का 15q और बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो देखो 9p से 9p कैंसिल और ये 7 5 12 का 2 हाथ से लेकर आएगा 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। ये माइनस का आएगा आपका 15 और 3 18q और बराबर में कितना आ जाएगा 0। 72 बराबर माइनस के 18q इधर जाके प्लस के 18q हो जाएंगे तो 18 चौक 72 q का मान कितना आ जाएगा, q का मान आ जाएगा आपका 4। अब देखो यहाँ q का मान -4 है तो ये नहीं होगा, q का मान यहाँ पर आपका -3/5 है ये नहीं होगा। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो हमें p का मान भी निकालना पड़ेगा। तो देखो समीकरण 1 में मैं क्या करता हूँ, q का मान रख देता हूँ। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, तो ये है 9 + 3p माइनस q का मान कितना 4 और बराबर में कितना है 0। तो 9 में से अगर 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा और प्लस ये कितना है 3p और बराबर में 0। तो 3p बराबर कितना हो जाएगा आपका -3 और p का मान कितना आ जाएगा -5/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 100 कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 101, यह है आपका कि एक बेलन, एक अर्धगोला तथा शंकु जिनकी आधार और ऊंचाई क्या है, एक समान है। अब आधार का मतलब पता है क्या है, आधार का मतलब यह है कि इनकी जो रेडियस है आपकी वो ऊंचाई के बराबर दे रखी है, ठीक है। और उनके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई बेलन का वक्रपृष्ठ होता क्या है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है आपका 2πrh, ठीक है। अर्धगोला दूसरा शब्द है आपका अर्धगोला, और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होगा आपका, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ बराबर, तो ये फॉर्मूला होता है आपका 2πr²। इसी तरीके से शंकु का वक्रपृष्ठ, तो शंकु का वक्रपृष्ठ इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका πrl। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो मुझे निकालना है इन तीनों का अनुपात, यानी कि बेलन का, बेलन को मैं बोल देता हूं सिलेंडर यानी कि सी, अर्धगोला यानी कि इसको बोल देते हैं हम सेमी स्फीयर, और जो आपका शंकु है इसको बोल देते हैं कॉइन यानी कि सी। इनका अनुपात चाहिए। तो इनके अनुपात में अगर हम देखें तो यहां अगर मैं h की जगह r वैल्यू पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा आपका 2πr²। यहां पर अगर हमने, यहाँ तो हमारा सही है, ये 2πr² है तो इसको सॉल्व करने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। इसने बताया कि r और h के मान क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ आपका πrl दे रखा है, तो l को कहां से लाएं, r और h के रूप में। तो हम शंकु का वक्रपृष्ठ जानते हैं कि πrl होता है, लेकिन l का मान h और r के पदों में ये भी जानते हैं हम कि ये होता है आपका h² प्लस में r²। तो l बराबर ये कितना हो जाएगा, h की जगह r पुट कर दें तो ये हो जाएगा आपका r² प्लस r²। तो l का मान कितना हो जाएगा √2r²। l बराबर r तो आपका बाहर निकल आएगा, लेकिन √2 बाहर नहीं निकलेगा तो हो जाएगा आपका 2 × r। तो l का मान आपका ये आ गया। अगर यहां हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा आपका पाई, l की जगह अगर हमने √2r रख दिया तो ये हो जाएगा 2r², ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं πr² √2। तो इन सब की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। ये हो जाएगा आपका सिलेंडर मतलब बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका 2πr² अनुपात अर्धगोला का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 2πr², ठीक है। और यहां से ये आपका हो जाएगा πr²√2। तो यहाँ देखो πr² से πr² कैंसिल, यहाँ πr² से πr² कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका 2:2:√2। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं आपका। तो एक काम करो, इस पूरे अनुपात में आप √2 से भाग कर दो। तो √2 से भाग करोगे तो यहाँ √2, यहाँ भी √2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऐसा ऑप्शन है आपका बी। तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है और आपका शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन 101 है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 102। यहाँ 102 में यह है कि यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 हो तो क्रय मूल्य कितना है। अब यहाँ आप अपनी मर्जी से मान लो ना कि मान लिया हमने कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है। अब देखिए 100 रुपए हमने माना है ना कि वास्तव में इसका मूल्य है। 100 रुपए मानने से फायदा क्या होता है कि यदि 15% का लाभ हुआ है तो 100 वाली वस्तु को अगर आप 15% के लाभ पर बेचोगे तो वो कितने की बेची होगी आपने, 115 की।
और अगर 100 वाली वस्तु को आप 15% की हानि पर बेचोगे तो कितने पर बेचोगे, यानी कि 85 यानी कि 85 रुपए में। 100 रुपए पर लाभ हो तो सीधे जोड़ दो, 100 रुपए पर हानि है तो सीधे घटा दो। तो इसने कहा है कि इनका अंतर जो है वो कितना दे रखा है, 450 दे रखा है। यहाँ सवाल के अंदर कितना अंतर है, तो ये अंतर है आपका 5 में से 5 घटाओगे 0, 11 में से 8 घटाओगे तो 3, तो यानी कि 30 की वैल्यू आपकी 450 के बराबर है। एक रेशियो का मान निकालोगे तो हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 एकम 3, 3 पंजे 15। एक रेशियो का मान कितना है आपका 15। इसने कहा है वो क्रय मूल्य कितना है, आपने क्रय मूल्य कितना माना था 100 रेशियो, तो एक रेशियो की गुणा उठा करके यहाँ कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1500। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 102 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 103, यहां यह है कि यदि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु है, त्रिभुज एबीसी, तो इसको मैंने नाम दे दिया ए बी और सी, समद्विबाहु है जिसमें कोण ए बी सी आपका क्या है 90 डिग्री, यानी कि ये वाला जो कोण है आपका वो कितना है 90 डिग्री है। तो इसने कहा है कि एबीसी के बारे में बताइए इनमें से कौन सा सही है चार ऑप्शन में से। तो आप यहाँ देखो अगर समद्विबाहु है तो मैंने मान लिया कि ए बी जो भुजा है वो बीसी के बराबर है। भाई समद्विबाहु होने का मतलब तो ये है कि दो भुजाएं समान होंगी, तो यहाँ पर बोला है कि कोण बी जो हुआ है वो क्या है हमारा समकोण है। ठीक है, और ये त्रिभुज हमारा क्या है एबीसी है। त्रिभुज एबीसी में मुझे पता है कोण भी हमारा समकोण है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय से किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा क्या है आपकी एसी का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। शेष दो भुजा कौन कौन सी बची, तो एक तो बची आपकी एबी और एक बची आपकी बीसी। ठीक है, इस सवाल के अंदर आपका बोला है कि ए बी जो भुजा है वो आपकी क्या है बीसी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ए बी की जगह मैं इसको बीसी पुट कर दूं या फिर बीसी की जगह ए बी पुट कर दूं। तो देखो सवाल के अंदर हमें दे रखा है कि एसी का स्क्वायर, एसी के रूप में आपका आंसर है, तो एसी का स्क्वायर बराबर यहाँ ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी की जगह भी मैंने क्या पुट कर दिया ए बी पुट कर दिया, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 2 ए बी का स्क्वायर। तो ऐसा कौन सा आंसर आपका सही है, तो ऐसा आंसर आपका सही है बी ऑप्शन में, ए सी का स्क्वायर बराबर 2 ए बी का स्क्वायर। तो आपका 103 क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 104 क्या है, यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5 भाग m मिनट में पूरा करता है, वृत्ताकार पथ का, तो देखिए वृत्ताकार पथ किस तरीके का होगा, वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग कितने मिनट में पूरा करता है, ये करता है आपका m मिनट में। ठीक है, तो इसने कहा है कि उसी चाल से उस पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में व्यतीत समय, तो एक परिक्रमा करना या फिर एकवा भाग चलना। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि पूर्ण पथ की एक परिक्रमा, पूर्ण पथ की एक परिक्रमा, तो ये इसने कहा है कि पूर्ण पथ की एक परिक्रमा बराबर यानी कि एकवा भाग, यही तो मतलब हुआ इस बात का। 4/5 भाग हम m मिनट में कर रहे हैं, तो एकवां भाग हम कितनी देर में करेंगे, तो एकवां भाग बराबर ये हो जाएगा m मिनट गुणा ये जो 4/5 था इधर जाके पलट जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 5/4। जो गुणा वाली चीज थी वो भाग में और जो भाग वाली चीज है वो गुणा में, तो एक परिक्रमा या फिर एकवां भाग ये हो जाएगा आपका 5m/4 मिनट, यानी कि इतनी देर में वो क्या करेगा, एक चक्कर पूरा करेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऐसा ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 में क्या है कि यदि x प्लस वाई का मान 2z दे रखा है और यहाँ x/x माइनस जेड प्लस z/y माइनस जेड का मान क्या होगा। तो देखो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस वाई बराबर z को लिख सकता हूं मैं z प्लस जेड। ऐसा क्यों किया, देखो x माइनस जेड और यहां से ये हो जाएगा आपका z माइनस वाई। x माइनस वाई की वैल्यू किसके बराबर है, z माइनस वाई के। ऐसा क्यों किया, क्योंकि x माइनस जेड यहाँ सवाल के अंदर दे रखा है और यहाँ भी कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन तो है आपका z माइनस वाई, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ये आपका z माइनस वाई बन जाएगा। हमें मान किसका चाहिए, तो मान चाहिए हमें x/x माइनस जेड प्लस यहाँ से z/, यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन लिया हमने, तो जो प्लस वाली चीज थी वो माइनस की और जो माइनस वाली चीज थी वो प्लस की, तो z माइनस वाई बन गया। तो ये हो जाएगा आपका x/x माइनस जेड माइनस का z/z माइनस का y। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपका x/x माइनस जेड, ये मैंने क्या किया यहाँ पर, यहाँ x माइनस जेड लिखना है ये,
तो ये हो जाएगा आपका x माइनस जेड बराबर जेड माइनस वाई। तो x माइनस जेड का मान कितना है, तो x माइनस जेड का मान है आपका जेड माइनस वाई, यहाँ समीकरण 1 से, ठीक है, माइनस जेड बटे जेड माइनस वाई, तो ये है ही आपका, तो यहाँ से जेड माइनस वाई आपका क्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपका x माइनस जेड। अब x माइनस जेड का समीकरण 1 से मान देखो कितना है, जेड माइनस वाई, तो हो जाएगा आपका जेड माइनस वाई बटे जेड माइनस वाई, यहाँ सेम वैल्यू है दोनों आपकी, तो कैंसिल हो जाएंगे कितने बार, एक बार, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 105 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 106, इसने कहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके पार्श्व क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो गोले का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो गोले का पार्श्व क्षेत्रफल आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, गोले का पार्श्व क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप एक बात बताइए, मान लीजिए कि कोई भी गोला आपका इस तरीके का है, ठीक है, दो गोले हैं इस तरीके के, और इसकी रेडियस आपकी है मान लो 5, और इसकी रेडियस में आपने वृद्धि कर दी 50% की, 5 मत मानिए आप, इसको मान लीजिए 10। अगर आप 50% की वृद्धि करेंगे इसकी रेडियस में तो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, क्योंकि 10 का 50% 5 होगा और 5 की वृद्धि करोगे तो 15। अब देखो यहाँ जो क्षेत्रफल आएगा इसका पार्श्व क्षेत्रफल वो आ जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब है यानी कि 10 का स्क्वायर, और यहां से आपका क्षेत्रफल आ जाएगा पार्श्व की 4 पाई और ये आपका हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो यहाँ 4 पाई तो कांस्टेंट है दोनों, तो यहाँ परिवर्तन किस में होगा, 10 और 15 में, यानी कि रेडियस में परिवर्तन होगा। तो आप यहाँ से एक बात समझ रहे होंगे कि यहाँ सिर्फ त्रिज्या में परिवर्तन होगा। तो आप दो तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, मैं दोनों टाइप आपको यहाँ कराता हूँ। देखिए एक तो ये है कि जो भी ये आपकी प्रतिशत दे रखा है इसको आप फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर लो। 50% का मतलब क्या है, 1/2, यानी कि पहले आपके गोले की जो त्रिज्या थी वो 2 थी और उसमें 1 की वृद्धि करने के बाद कितनी हो गई, वो 3 हो गई। अब ये क्या है, एक तरीके से आपका रेडियस। अब रेडियस में कितने बार परिवर्तन हो रहा है आपका, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है तो इसका स्क्वायर कर दो आप, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। यहां से कितने की वृद्धि हुई, 4 से 9 बढ़ा तो ये 5 की वृद्धि हुई, कितने पर हुई, 4 पर हुई, और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि प्रतिशत में आपको आंसर चाहिए। तो 4 से कैंसिल करने पर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, यानी कि 125% की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अब देखो यहां से कैसे करते हैं आप, यहां से ये था कि 50% की वृद्धि, तो यहां भी आपको 50% की वृद्धि के रूप में आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, कोई ना कोई वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ 10 और 15 बताया। तो यहाँ भी आपने अगर 2 और 3 इस तरीके से मान लिया तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू एक त्रिज्या आपकी 2 है तो 2 का स्क्वायर, और एक त्रिज्या आपकी कितनी है 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 2 दूनी 4 और 3 3 9, कितने की वृद्धि हुई आपकी 5 की, कितने पर हुई 4 पर, और प्रतिशत में आंसर चाहिए तो 100%, तो इसको कैंसिल करोगे तो 25 और 25 पंजे कितना हो जाएगा 125। तो ये दोनों तरीके हैं आपके, मुझे बेस्ट ये लगता है, तो आप भी इससे ट्राई करिए, आपको जल्दी समझ में आने लगेगा। परसेंटेज वाले चैप्टर में इसके भर के सवाल हैं, तो आप वहां से भी इसको अच्छे से सीख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 107। इसने कहा है कि रेखाएं x बराबर 1 और y बराबर 1 के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो पहले मैं इसका एक चार्ट बना देता हूं। देखिए ये हमारा क्या है, x अक्ष है, और ये क्या है हमारा, ये है आपका y अक्ष, ठीक है। अब इसने कहा है कि x बराबर 1, तो देखो x की लाइन ये वाली है आपकी, ये आपके मूल बिंदु हैं यानी कि 0, और x बराबर 1 मैंने मान लिया कहीं यहां पर है, तो यहाँ x बराबर कितना 1, तो y का मान कितना होगा, यहाँ 0 होगा। इसी तरीके से इसने कहा y बराबर 1, तो y बराबर 1 आपका कहाँ होगा, मान लीजिए यहाँ है कहीं, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा y बराबर 1, तो y बराबर 1 पर x का मान 0 और y का मान 1, तो यहां से एक रेखा तो आपकी इस तरीके से y x के समांतर जो x बराबर 1 वाली है, और एक रेखा आपकी y बराबर 1 वाली वो आपकी इस तरीके से होगी x अक्ष के समांतर। तो इसने पूछा है कि ये वाले बिंदु आपके क्या होंगे, तो देखो यहां से यहां तक x का मान कितना है 1 और यहां से यहां तक y का मान कितना है 1, तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे आपके 1,1, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 108। यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य आपका 5 तथा 3 दे रखा है, समांतर माध्य और क्या गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य 5 है और गुणोत्तर माध्य 3 है, तो संख्याएं याद करनी है आपको क्या होंगी। देखो समांतर माध्य होता है, मान लो दो संख्या, हमने एक संख्या x मान ली और एक संख्या आपकी y मान ली, तो संख्याएं आपकी क्या है, एक x है और एक क्या है y, और इनका समांतर माध्य अगर आपको निकालना है तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर
x प्लस बाई बटे 2। तो समांतर माध्य कितना दे रखा है आपको 5, तो हो जाएगा आपका x प्लस बाई बटे 2, तो यानी कि हो जाएगा x प्लस बाई बराबर 5 दूनी 10। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब देखिए गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो गुणोत्तर माध्य जैसे दो संख्या दे रखी ना x और y, तो इसका गुणोत्तर माध्य आपका हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य बराबर होता है आपका रूट ऑफ x बाई, ठीक है। गुणोत्तर माध्य दे रखा है आपको 3 और एक हो जाएगा अंडर रूट x। इसको आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 9 बराबर x बाई, यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो ये समीकरण आपकी हुई 2। एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप ऐसे कोई दो नंबर उठाइए जिनको जोड़ने पर तो आपका 10 आए और गुणा करने पर कितना आ जाना चाहिए, 9 आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि 4 और 8 से ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ सकता, 2 और 4 से भी नहीं, और 4 और 16 से भी नहीं। 16 4 को जोड़ोगे 20, 4 और 2 को जोड़ोगे 6, 8 और 4 को जोड़ोगे 12 और 9 और 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10। तो यानी कि दो संख्याएं आपकी ऐसी हैं 9 और 1, इनको जोड़ने पर 10 आएगा और 9 की गुणा 1 के साथ करने पर 9 आ जाएगा। तो कहने का मतलब संख्याएं पूछी थी तो हमारा आंसर तो यही हो जाएगा 9 और 1। अगर ये आपको प्रॉपर निकालना है तो इसको आप समीकरण 1 मान लेना और यहाँ से x बाई का आपको मान दे रखा है। समीकरण 1 का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका फॉर्मूला बनेगा। यहाँ से मान निकलेंगे, मान निकालने के बाद इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर ये आपको प्रॉपर सॉल्व करना है तो आप एक सूत्र की मदद ले सकते हैं कि x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है आपका x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस का 4x बाई। यहाँ से आपको x माइनस बाई की वैल्यू प्राप्त होगी, x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस बाई का मान कितना है 10 और 10 का वर्ग करोगे 100 माइनस 4 गुणा x बाई का मान कितना है आपका 9, तो हो जाएगा आपका 100 माइनस 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा आपका 64। और हमें मान किसका निकालना है, x माइनस बाई का, तो स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो x माइनस बाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 8। यहाँ x माइनस बाई की वैल्यू आपके पास है और यहाँ पर x प्लस बाई की वैल्यू आपके पास है। तो अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन कभी आपके पास बनता है तो अगर ऐसी कंडीशन है और x का मान निकालना है आपको तो इन दोनों को जोड़ो और इसका कर दो आधा, 10 और 8 18, 18 का आधा करोगे 9। अगर बाई का मान निकालना है तो इन दोनों को घटाओ और इसका कर दो आधा, तो 10 और 8 का अंतर कितना आएगा 2 और 2 का आधा करोगे तो 2 एकम 2। तो यहाँ से भी आपके x और y के मान निकल सकते हैं। तो ये दो तरीके थे, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। एक तरीका आपका ये है और एक तरीका ये है, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 109 है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो पहले तो आपको घनों का आयतन का अनुपात पता होना चाहिए। तो घन के आयतन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है आपका भुजा का क्यूब, ठीक है। अब ये भुजा का क्यूब होगा तो देखो पहले घन को जो आपकी भुजा है वो मैंने मान लिया भुजा बन, तो भुजा बन का क्यूब बटे दूसरी घन की भुजा मान ली मैंने भुजा 2, तो यानी कि भुजा 2 का क्यूब बराबर ये आयतन है, तो पहले घन का आयतन 27 और दूसरे घन का आयतन 64। यहां से अगर भुजा बन और भुजा 2 निकालनी हो, ये मैंने भुजा बन और भुजा 2 माना है इनको, तो हो जाएगा आपका भुजा बन भुजा 2 बराबर, यहां से क्यूब हटाओगे तो यहाँ क्यूब रूट लग जाएगा, तो यानी कि 27/64 और इनका क्या निकालना है क्यूब रूट। तो 27 का घन कितना होता है, घनमूल 3 और 64 का घनमूल कितना होगा 4। अब इसने पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब देखिए हम मुझे निकालना है पहला, तो यानी कि 6 गुणा भुजा बन का स्क्वायर कर सकता हूं मैं इसको, और दूसरा निकालना है तो 6 गुणा भुजा 2 का स्क्वायर कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ 6 से 6 कैंसिल और भुजा आपकी कितनी आई 3 और 4, तो यानी कि मुझे करना है इसका 3 और 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 4 का स्क्वायर करोगे 16। तो ऐसा कौन सा रेशियो है आपका, तो ऐसा ऑप्शन है आपका डी, तो यानी कि ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले घन का आयतन भुजा का क्यूब फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। तो मुझे पता था दोनों के घनों के आयतन का अनुपात दे रखा है, तो अगर भुजा 1 पहले घन की भुजा मान ली और दूसरी भुजा 2, तो इनका क्यूब करोगे तो यानी कि 27:64, क्योंकि अनुपात दे रखा है आयतनों का। जब मुझे भुजा 1 भुजा 2 चाहिए तो यहाँ से क्यूब रूट हटाऊंगा तो यहाँ क्यूब रूट लग जाएगा, तो 27/64 इनकी भुजा आ जाएगी 3 और 4, और मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 6 × भुजा का स्क्वायर। तो 109 आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 110, थोड़ा अच्छा सवाल है और इस सवाल में थोड़ा लॉजिक दे रखा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x4 बराबर 14, तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करने के लिए मेरे पास x प्लस 1/x का मान होना बहुत जरूरी है। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं एक फॉर्मूला ट्राई करूं यहाँ पर x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर,
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर तो यानी कि एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस 2। यहां से इसका मान कितना दे रखा है 14 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा रूट ऑफ 16 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, वो भी 4। इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, अब यहां से एक फॉर्मूला मेरे को याद है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अगर मुझे लिखना है तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा आपका 2। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4, 4 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ 6। तो यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई 6। अब आपके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको p दे रखी है और आपको एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू का मान अगर निकालना है तो यहाँ इसका फॉर्मूला है पी क्यू माइनस का 3p। तो पी क्यू, पी का मान कितना था आपका रूट 6, तो यानी कि रूट 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू पी का मान कितना है आपका रूट 6। तो यहाँ रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6 तो हो जाएगा आपका 6 अंडर रूट 6 और 6 अंडर रूट 6 में से अगर 3 अंडर रूट 6 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 अंडर रूट 6। तो ये ऑप्शन एक आपका ये सही है। लेकिन इसके ऑप्शन इस तरीके से दे रखे थे कि ए बी डी, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दे रखा था आपका ए बी सी और तीसरा ऑप्शन था आपका ए सी डी, चौथा ऑप्शन है आपका बी सी और डी। इनमें से बताना था आपको, ए तो आपका आ रहा है तो ए तो चारों ऑप्शन में है तो अभी नहीं, डी में नहीं है आपका, तो डी तो आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। ए बी सी है। अब देखते हैं हम इस 3 अंडर रूट 6 को और क्या लिख सकते हैं। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणा अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 6 से ऊपर मल्टीप्लाई और अंडर रूट 6 से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा आपका, इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 6 तिया 18, 18 बटे अंडर रूट 6 यानी कि ऑप्शन बी भी आपका है। तो ए सी डी यानी कि सी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब बचे आपके पहला और दूसरा। अब 18 बटे अंडर रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं, मान लीजिए 3 गुणा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, नीचे जो अंडर रूट 6 है इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2। ऐसा क्यों लिखा, देखो इन दोनों की गुणा करोगे कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 2 और 2 तिया कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 गुणा, यहाँ 1 और 3 आपका आएगा क्योंकि ये 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहां से ये आपका हो जाएगा 3 तिया 9 पूरा हो जाएगा और उसके बाद में ये आपका बचेगा अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 को कैंसिल कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, सी बी है। तो यानी कि ए बी सी, तो ऐसा आपका ऑप्शन है बी सही, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था क्योंकि यहाँ इनका बनाना है कि हम इसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो 3 फॉर्मेट में हम इस सवाल को लिख सकते हैं। तो 110 का ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 111 में क्या है कि यदि एक पेड़ पर बैठी B1, B2 और B3 तीन प्रकार की चिड़ियों में 3:5 7:5 का अनुपात है, यानी कि B1 पेड़ पर 3 और B2 पर 7 और B3 पर 5 के अनुपात में चिड़िया बैठी हैं। तो चिड़ियों B2 की संख्या चिड़ियों B1 की संख्या में अंतर संख्या 9 और 7 के गुणज की कोई भी संख्या हो, तब पेड़ पर बैठी चिड़ियों की कम से कम संख्या क्या होगी। तो देखो इसको ना आप वाई ऑप्शन सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और मैं इसमें ऑप्शन आपका वही उठा लेता हूं जो आपका सही है। यानी कि 945 अगर मैंने ऑप्शन लिया मान लीजिए, ठीक है, तो 945 पेड़ पर बैठी चिड़ियों की संख्या है, तो 945 अगर होगा तो यानी कि सही होना चाहिए। देखो B1 अनुपात B2 अनुपात B3 ये इस रूप में है कि 3 7 और 5। अब मैं चिड़िया जो B1 की संख्या है चिड़ियों की B1 पेड़ पर वो मैं निकाल देता हूं। तो B1 की संख्या निकाल के देखता हूं क्या 6 9 और 7 का गुणा जा रही है। तो देखो B1 पर संख्या कितनी है 3 है ना ये B1 में, और इनका योगफल कितना है 7 5 12 और 3 15। तो यानी कि 15 में से 3 रेशियो क्या है B1 पेड़ पर चिड़िया है कितने का 945 का, क्योंकि मैंने ऑप्शन माना है आपका 945। 15 से उसको डिवाइड करोगे 15 से का 90 15 तिया 45, ये आ जाएगा आपका 3 गुणा 63। क्या 63 के फैक्टर ऐसे हो रहे हैं जो आपके क्या है 9 और 7 के गुणज है, तो हो जाएगा आपका 9 7 63। अभी तो है यानी कि ऑप्शन
सही जा रहा है आपका। इसी तरीके से अगर हम B2 पेड़ पर संख्या निकालें कि चिड़ियों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगी B2 पर आपकी कितनी 7 चिड़ियां दे रखी हैं और टोटल का योगफल कितना है 15, और कितने का भाग है 945 का। 15 से इसको डिवाइड करोगे 63 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 7 गुणा, ये भी हो जाएगा 9 7 63। तो यानी कि ये भी आपका क्या है 9 और 7 का गुणज है। तो यानी कि चिड़िया जो आपकी है B1 तथा B2 की संख्या वो 7 व 9 के गुणज में है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। मतलब आपको ये बाई ऑप्शन सवाल करना है। बाई ऑप्शन में हमने उठा के देखा ऑप्शन को, तो यहाँ से हमारा नंबर क्या आ रहा है 7 और 9 के गुणज में आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 112 में यहाँ x का मान दे रखा है और x के मान के बाद में तब हमसे ये वाला मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर x क्यू है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x है। तो x की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन x क्यू और एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो वो हमें निकालनी होगी। तो देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है x बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3 की पावर -1। अगर यहाँ x की वैल्यू माइनस में दे रखी है और इसको प्लस बनाना है तो 1 में करके लिख लो 2 माइनस अंडर रूट 3। अब यहाँ नीचे अगर अंडर रूट में वैल्यू आ रही है तो उसको हमें हटाना होता है। तो हटाते कैसे हैं कि इसके विपरीत चिन्ह से अंश व हर में गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। तो बराबर में कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो यानी कि 2 का वर्ग 4 माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग 3, तो हो जाएगा आपका 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे में 1 आएगा तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी x की वैल्यू आ गई। अब मुझे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, फिर एक्स क्यू तक पहुंचना है मुझे। तो देखो अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो इसका मतलब ये है कि मुझे 2 प्लस अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसका स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा फॉर्मूला। तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी कि 2 दूनी 4 अंडर रूट 3, तो हो जाएगा आपका 4 और 3 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर का मान। अब मुझे एक्स क्यू का मान निकालना है, तो एक्स क्यू बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 का क्यू। तो ए क्यू यानी कि 2 का क्यू मतलब 8, बी क्यू मतलब अंडर रूट 3 का क्यू, तो हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट 3, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, तो 3 दूनी 6 अंडर रूट 3 और ब्रैकेट के अंदर ही हो जाएगा आपका 2 प्लस अंडर रूट 3। इसको और सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 8 प्लस 3 अंडर रूट 3 प्लस 6 दूनी 12 अंडर रूट 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 6 गुणा 3 यानी कि 18। 18 8 को जोड़ोगे तो 18 और 2 20 और 6 26 हो जाएगा ये आपका, और प्लस ये हो जाएगा 15 12 और 3 15 अंडर रूट 3। तो ए क्यू मतलब एक्स क्यू का मान भी आपके पास है, एक्स स्क्वायर का मान भी आपके पास है, और यहां से आपका एक्स का मान भी आपके पास है। तो आप एक काम करिए, जो एक्स का मान ये आया था इसको समीकरण 1 मान लो, एक्स स्क्वायर का जो मान आया था इसको समीकरण 2 मान लो, और एक्स क्यू का जो मान आया इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। अब समीकरण 1, 2 व 3 से यानी कि इनके मान उठाओ और यहां इसमें पुट कर दो, ठीक है। अब देखिए एक्स क्यू, और एक्स क्यू का मान कितना है आपका, एक्स क्यू का मान है आपका 26 प्लस 15 अंडर रूट 3 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर मान है आपका 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 माइनस का 7, एक्स का मान कितना है आपका 2 प्लस अंडर रूट 3 और प्लस में कितना है 5। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका 26 प्लस 15 अंडर रूट 3 माइनस 2 सत्ते 14 माइनस 2 चौक 8 अंडर रूट 3 माइनस 7 दूनी 14 और माइनस 7 अंडर रूट 3 और प्लस में आपका 5। अब यहाँ देखो ये आपका 14 माइनस का 14 प्लस का 14 14 कितना होगा 28 और ये प्लस का 26, तो यहाँ से माइनस का 2 बचेगा और ये प्लस का 5 है, तो यानी कि ये बचेगा पूरा सॉल्व करने के बाद 3 प्लस माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 15 और ये प्लस का 15 अंडर रूट 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि 3 ही आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 112 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 कितना सरल क्वेश्चन है। देखो यदि 10 की पावर 3 a प्लस a एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, मतलब यहां a का मान बताना है आपको, कम से कम अंकों की संख्या क्या है। तो देखो यहां 10 की पावर 3 a प्लस a है, तो मैं इसमें इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, अगर मैंने a को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 3 प्लस में 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a और 10 की पावर 3 का मतलब कितना है 1000 और प्लस में कितना 1, तो हो जाएगा आपका a गुणा 1001, ठीक है। तो a गुणा 1001 के फैक्टर कितने हो सकते हैं, इसके फैक्टर होते हैं 7 गुणा 11 गुणा
13। यानी कि अगर 1000 के आप फैक्टर करोगे 1001 के, तो वो 7 गुणा 11 गुणा 13 के रूप में होंगे। और इस संख्या को आपको क्या बनाना है, तो संख्या को आपको बनाना है पूर्ण वर्ग। तो संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तभी बन सकती है जब a का मान आपके पास ये दोनों संख्याएं, तीनों संख्याएं अवेलेबल हो। मतलब कि अगर a का मान आप 7 गुणा 11 गुणा 13 अगर लेते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, क्योंकि पूर्ण वर्ग में आपके दो दो के फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो a का मान हमारे पास क्या होना चाहिए, तो a का मान हमारे पास होना चाहिए 1001। और इसने कहा है कि वो संख्या कौन सी है, तो ए में कम से कम अंकों की संख्या कितनी है। तो मेरे भाई 1 2 3 4, ए में कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसने सवाल दे रखा था यदि 10 की पावर 3 a प्लस a एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो a में कम से कम अंकों की संख्या कितनी होगी। तो पहले मैंने यहां से निकाला कि a गुणा a नंबर आया था, अगर ऐसा ही नंबर सेम यहाँ a का भी होता तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो a को हमने देखा कि इतना ही नंबर लाना और इतने नंबर का मान कितना है 1001, 1001 में अंक कितने हैं 4, तो यही पूछा था सवाल के अंदर। तो 113 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 114। 114 में क्या है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 12:1 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग दे रखा है कितना 68 वर्ष, यानी कि फादर प्लस सन इनकी वर्तमान आयु का योग है, यहाँ लिख देते हैं हम वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु का योग कितना है, ये है आपका 68 वर्ष। ठीक है, अब इसने कहा है कि 8 वर्ष पूर्व, ये कितना दे रखा है 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व जो इनकी आयु का अनुपात था वो फादर और सन की आयु का अनुपात था आपका 12:1। देखिए कभी भी इनकी आयु का अनुपात चेंज नहीं हो सकता, हालांकि योग कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन कभी भी इनकी आयु का जो अनुपात है वो कभी भी कम नहीं हो सकता है, ना इसको चेंज कर सकते आप। तो देखो 68 वर्ष जो है वो आपका क्या है वर्तमान है, और ये जो है आपका 8 वर्ष पूर्व है। तो ये जो वर्तमान वाला योग है इसको आप 8 वर्ष पहले में पहुंच जाओ। 8 वर्ष पहले में कैसे पहुंचोगे कि जो वर्तमान आयु बनी उनकी, तो 8 साल में 8 साल पिता की बड़ी होगी और 8 साल आपकी किसकी बड़ी होगी, सन की बड़ी होगी। तो दोनों की मिला के कितनी बड़ी होगी 16 वर्ष। तो यानी कि अगर हम इसमें से 16 वर्ष माइनस कर दें तो हम किस में आ जाएंगे 8 वर्ष पूर्व में चले जाएंगे। तो 8 में से 6 घटाया 2 बचेगा, 6 में से 1 घटाया तो 5 बचेगा। यानी कि 8 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग बनेगा वो 8 साल पहले 52 साल होगा, लेकिन यहाँ से अनुपातिक रूप में कितना होगा, तो 12 और 1 13, और 13 रेशियो का मान कितना होगा 52 वर्ष। 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 13 चौका 52, यानी कि 4 वर्ष। तो यहां से अगर मैं 8 साल पहले की आयु का मान निकालूं तो ये हो जाएगा आपका 12 चौक 48 पिता की आयु, और 4 एकम 4, तो 4 वर्ष किसकी हो जाएगी पुत्र की आयु। लेकिन इसने कहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो ये तो 8 साल पहले की है। अगर आपको 4 वर्ष बाद पहुंचना है तो पहले तो वर्तमान में आना होगा, तो वर्तमान में आने के लिए आपको 8 8 जोड़ना है। उसके बाद 48 और 8 कितना हो जाएगा 56, और 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। इसके बाद आपको 4 वर्ष बाद की ओर निकालनी है, तो फिर इसमें आपको 4 साल और ऐड करना होगा, तो हो जाएगा 56 और 4 60, और 12 और 4 हो जाएगा आपका 16। तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल करने पर 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और ये 4 चौक 16, तो 15:4 आपका क्या हो जाएगा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 115। 115 में क्या दे रखा है, यहां पर यह सवाल है आपका कि समीकरण ए बी एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और x माइनस 1 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग क्या है। तो पहले तो आप इस समीकरण को इस रूप में बना लो, क्योंकि मूलों का योग, तो पहले तो इसको एक समीकरण बना लो आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में। यहां से अगर आप बना लेते हैं तो इसने बताया है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योग, एक मूल अगर आपने अल्फा मान लिया और दूसरा बीटा मान लिया, तो इसने कहा है इसके व्युत्क्रम करो और व्युत्क्रम करने के बाद इनका योग ज्ञात करो। यानी कि ये हमें ज्ञात करना है, अल्फा बीटा हमने एलासा ले लिया तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से मैं एक समीकरण को सही करके लिखता हूं। देखो ये लिखा हुआ है आपका ए बी एक्स स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू को हमने उठाया और इसको हम माइनस में ले आए। माइनस में कितना हो जाएगा ये, तो ये माइनस में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इनटू में क्या है एक्स, माइनस इस पूरे पद की इधर मल्टीप्लाई कर दी एक बार और इस पूरे पद की एक बार मल्टीप्लाई कर दी 1 के साथ, तो हो जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, माइनस में हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ठीक है। लेकिन यहाँ गुणा करने के बाद माइनस आएगा और इधर बराबर की दूसरी साइड लाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यानी कि ये पूरी समीकरण बनेगी आपकी इस तरीके से। हमने क्या किया, ए बी एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखने नहीं दिया, इसकी गुणा एक्स के साथ करने के बाद इधर ले आए तो माइनस में आ गई, फिर इसकी गुणा 1 के साथ की तो ये आपका प्रॉपर फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, माइनस में बराबर की दूसरी साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां से जो हमारा समीकरण बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। मैंने बताया आपको अगर आपने मूल माने अल्फा और बीटा तो मूलों का योगफल क्या आएगा आपका, तो मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है आपका माइनस का बी अपॉन ए। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, और एक्स का गुणांक कितना है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा माइनस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसने कहा है फिर अपॉन में क्या है ए। ए की जगह कितना है आपका, ए की जगह है आपका ए बी, तो हो जाएगा आपका कितना ए बी। ठीक है, तो लेकिन ये माइनस बी होता है तो माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा क्या प्लस, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में आपका ए बी। अब मूलों का गुणनफल अगर आप निकालें तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है आपका सी अपॉन ए, और सी का मान कितना है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है आपका ए बी। तो यहां से भी आपका मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों क्या आए हैं, बिल्कुल सेम आए हैं। तो मूलों का योग व गुणनफल क्या है, समान है। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा इंटू बीटा की भी है, तो आप अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा रख दो, और यहाँ पर अल्फा बीटा है ही, तो इससे इसको कैंसिल करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, एक आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 116, कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m m प्लस 2 m प्लस 4 हमेशा विभाजित होगा तो किससे होगा, यानी कि m के किस मान के लिए। तो देखो ये नंबर है आपका m m प्लस 2 और ये है आपका m प्लस 4। अब मैंने क्या किया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, ये होती है 1 2 3 4, इस तरीके से आपके नेचुरल नंबर है। तो यहाँ बारी बारी से आप मान रख के देखिए, अगर मैंने m का मान 1 रखा तो m की जगह 1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3 और 1 प्लस 4 यानी कि 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15, या फिर आप बोल सकते हो 1 गुणा 3 गुणा 5। m बराबर 2 रखने पर क्या होगा, m बराबर 2 रखने पर होगा आपका ये 2 आ जाएगा, गुणा 2 और 2 4 हो जाएगा, और 2 और 4 6 हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 4 गुणा 6। इसको भी आप और छोटा करके लिख सकते हो कि 2 गुणा 4 गुणा 2 तिया 6। m बराबर 3 रखने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 3 3 और 2 5 और 3 और 4 7, यानी कि 3 गुणा 5 गुणा 7। इसको एक हमने समीकरण मान लिया, ठीक है, इसको एक समीकरण मान लिया, इसको भी एक समीकरण मान लो। इतना ही रहने दो, अगर आप और भी आगे सॉल्व करेंगे यानी कि 4 5 6 रख के, तो यहां से मुझे नजर क्या आएगा जो हमारे ऑप्शन के अंदर दे रखा है। देखो अगर मैं बात करूं 2, तो 2 आपका m बराबर 1 रखने पर भी इसका फैक्टर में होना चाहिए, m बराबर 2 रखने पर भी इसके फैक्टर में होना चाहिए, तो चलो 2 है, 2 रखने पर, 3 रखने पर भी 2 होना चाहिए, तो 2 तो ऐसा है नहीं, तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। 5 देखो 5 यहाँ है m बराबर 3 रखने पर, बाकी ना 1 रखने पर है ना 2 रखने पर, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन आपका ऑप्शन जो सी है यानी कि 3, ऐसा आपका यहां भी है m बराबर 1 रखने पर, और m बराबर 2 रखने पर भी है आपका, और m बराबर 3 रखने पर भी है ये। तो मतलब 3 आपका क्या होगा, कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल इतना इतना हमेशा किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। तो यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, 9/7 की पावर 3 गुणा 49/81 की पावर 2x माइनस 6 बराबर 7/9 की पावर कितना है, 9 दे रखा है। तो देखो यहां से क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है आपका, ये है 9/7 और 9/7 की पावर कितना है 3 गुणा, इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर कितना 49, और ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना 81, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7/9 का स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरे की पावर कितना है, इसकी पावर है आपका 2x माइनस 6, और बराबर में कितना है आपका, ये है आपका 7/9 की पावर 9। देखो यहां से ये इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो पूरे इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा आपका 7/9, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है आपकी 2 दूनी 4x माइनस 2 छक्का 12 बराबर, ये है आपका 7/9, और इसकी पावर कितनी है आपकी 9 गुणा। देखो ये वाली वैल्यू जो है इसको उठा के हम बराबर की दूसरी साइड पहुंचाएंगे, तो जो गुणा वाली वैल्यू है तो वो तो अब भाग में हो जाएगी, और जो भाग वाली वैल्यू है वो आपकी गुणा में हो जाएगी, और इसकी पावर कितनी है आपकी, तो 3 है। अब देखो ये दोनों
आधार क्या है, समान है, और आधार समान है तो ये घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। तो हो जाएगा आपका 7/9 की पावर 4x माइनस का 12 बराबर, ये हो जाएगा आपका 7/9 की पावर 12। यहाँ पर आधार आपके समान है, आधार समान है तो दोनों पक्षों की घातों की तुलना कर देंगे। हम लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर यानी कि आपके बेस समान है तो हो जाएगा आपका 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 12। तो हो जाएगा आपका 4x बराबर 12 और 12 कितना हो जाएगा 24। तो इससे कैंसिल करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 6। इसने ये पूछा था तो x का मान क्या है, तो x का मान आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 118। ये क्वेश्चन नंबर आपका 118 है। यहाँ एक छाता दिया हुआ है, एक छाता दो विभिन्न रंगों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े के टुकड़ों को सिलकर बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े का माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग के कितने कपड़ों की आवश्यकता है, इसने ये पूछा है। तो देखो छाता में जो प्रयोग रंग हुए हैं वो कितने हुए हैं, 2। तो आप लिख सकते हो कि छाता में प्रयोग रंगों की संख्या, तो ये संख्या है आपकी कितनी, 2। ठीक है, अब देखिए रंगों की संख्या 2। इसके बाद छाता में प्रयोग कपड़े के टुकड़ों की संख्या, तो कपड़े के टुकड़े कितने बोला उसने, 10। तो कपड़े के टुकड़ों की संख्या है, कपड़े के टुकड़ों की संख्या, तो ये दे रखी है आपकी कितनी, 10। अब देखिए प्रत्येक रंग के टुकड़ों की संख्या कितनी होगी, यानी कि प्रत्येक अलग अलग 2 रंग है ना, तो प्रत्येक रंग के टुकड़ों की संख्या, तो यानी कि 10 कपड़े के टुकड़ों की संख्या है और प्रत्येक रंग 2 रंग है आपके, तो 2 से इसको भाग करोगे तो प्रत्येक रंग कितना आ जाएगा, 5। यानी कि 2 कलर के अगर आपके हैं इसमें तो 1 कलर के 5 और 1 कलर के 5, यानी कि 2 कलर के 10 बन जाएंगे आपके। तो छाता में प्रयोग प्रत्येक कपड़ा क्या है, त्रिभुजाकार है, ये भी बोला है इसने। जब त्रिभुजाकार है और उसकी माप दे रखी है, माप क्या क्या है, तो माप है इसकी देखिए, एक तो 20 सेंटीमीटर है और एक कितनी है 50 सेंटीमीटर और एक आपकी 50 सेंटीमीटर, और त्रिभुजाकार है और इनकी माप ये दे रखी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होगा s माइनस a, s माइनस b और एक आपका s माइनस c। हीरोन्स फॉर्मूला इसको बोलते हैं। s कहां से निकलेगा, तो s आपका निकलेगा तीनों भुजाओं का योग बटे में 2। तीनों भुजाएं क्या क्या है आपकी, 20 प्लस 50 प्लस 50 और बटे में 2, 50 50 100 और 120 बटे 2, 2 से इसको भाग करो कितना आ जाएगा, 60। अब देखिए यहाँ इसमें पुट कर दीजिए आप, तो हो जाएगा 60 है इसका मान, और 60 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा, 40। 60 माइनस 50 घटाओगे तो 10, 60 माइनस 50 घटाओगे तो 10। अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए ये 10 गुणा 10, ये तो आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो हमने लिख लिया इसको 10, और ये हो जाएगा आपका 6 चौक 40, 6 चौक 24 और ये 2 जीरो, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा 24। ठीक है, 24 नहीं, आप इसको लिखिए 6 गुणा 4 गुणा 100, 6 चौक 24 गुणा 100। तो यहाँ आपका ये 100 और बाहर आ जाएगा कितने बार, 10 बार, और यहाँ 4 भी ये बाहर आ जाएगा आपका कितना, 2 आ जाएगा, और रूट में क्या बचेगा आपका 6। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10 दाई 100 दूनी 200, ये हो जाएगा आपका 200 अंडर रूट 6 और वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हमने निकाला है इसका क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है, क्योंकि जो प्रत्येक आपकी छाता की तीली है वो किस तरीके की बनी हुई है, ये आपकी त्रिभुजाकार है, यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं ये हमारी किस तरीके की त्रिभुजाकार है, 10 की 10। तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया इनका। जब क्षेत्रफल निकाला तो इसने कहा है कि प्रत्येक रंग के टुकड़ों की संख्या, प्रत्येक रंग के टुकड़े कितने हैं आपके, 5। ठीक है, तो प्रत्येक रंग के टुकड़ों की संख्या, तो ये टुकड़ों की संख्या कितनी है, टुकड़ों की संख्या है आपकी 5। अब देखिए तब प्रत्येक रंग के कपड़े की आवश्यकता, कितनी आवश्यकता पड़ेगी, तो ये हमें आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता होगी ये, क्योंकि एक जो हमारा क्षेत्रफल आया एक तान का जो त्रिभुजाकार है वो आया हमारा 200 अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन हमें चाहिए प्रत्येक रंग की 5 का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, यानी कि 1000, और अंडर रूट में कितना जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर।
सवाल के अंदर क्या दे रखा था, एक छाता दो विभिन्न रंगों के 10 त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़ों को मिलाकर सिलकर बनाया जाता है, यानी कि ऐसे ऐसे कितने हैं, 10 हैं ये, ठीक है। तो इसने कहा प्रत्येक टुकड़े का माप ये दे रखा है, एक टुकड़े का माप दे रखा है, तो हमने एक टुकड़ा देखा कि भाई वो त्रिभुजाकार है, और त्रिभुजाकार है तो हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, तो यानी कि एक त्रिभुज की माप आ गई पूरे। ऐसे कितने थे हमारे, 10, ठीक है। तो हमने निकाल दिया, निकालने के बाद में हमने क्या किया, इसने कहा था कि तो प्रत्येक रंग के कितने कपड़ों की आवश्यकता है, तो हमने 2 टाइप के रंग इसमें इस्तेमाल किए हैं। एक रंग देखा हमने, इसमें एक रंग के कितने हैं, 5, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई की, तो हमने क्या निकाल दिया, प्रत्येक रंग के कितने कपड़ों की आवश्यकता होगी, ये हमने इस सवाल में निकाल दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 119। तो यहां हमें एक समीकरण दे रखा है कि यदि द्विघात समीकरण ये दे रखी है ax² + bx + c, ठीक है। इसने कहा है कि ax² + bx + c = 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो निम्नलिखित में से क्या सही है। तो देखो ये हमारी समीकरण है क्या, ax² + bx + c = 0। इसने कहा है कि एक मूल दूसरे मूल का क्या है, उल्टा है, तो एक मूल हमने अल्फा मान लिया, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो दूसरा मूल हो जाएगा हमारा अल्फा, और दूसरा मूल हो जाएगा हमारा 1/α, ठीक है। तो इसने कहा है कि इन कंडीशन में से कौन सा सही है। तो देखो हमें पता है कि मूलों का जो गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू दूसरा मूल क्या है हमारा 1/α, तो मूलों का गुणनफल आप इसको लिख सकते हैं, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल मतलब एक मूल आपका अल्फा, दूसरा 1/α, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका अचर पद बटे x² का गुणांक, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बराबर c/a। तो अल्फा इंटू अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 = c/a, a की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, a = c। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है, आपका सी ऑप्शन सही है। तो इस सवाल में तो ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं था, आपको द्विघात समीकरण में मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला आना चाहिए, और फॉर्मूला आने के बाद में इसमें वैल्यू पुट करने के साथ आपका आंसर ये आ जाता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 120 जो हमारी आज की वीडियो का लास्ट सवाल है, ठीक है। अब देखिए 120 में क्वेश्चन में क्या है, एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो मूलधन है और साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो मैंने वो मूलधन मान लिया कि वो 1 रुपया था और 2 गुना हो रहा है, तो ये क्या बन रहा होगा, अमाउंट बन रहा होगा। यानी कि आपसे बोला जाए कि कोई भी मूलधन अपने का 2 गुना, तो 2 गुना होने के बाद वो मिश्रधन के साथ जुड़ जाता है, तो मूलधन में क्या ऐड होगा, आपका ब्याज ऐड होगा, तो ये 2 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में होता है, तो ये हो जाता है आपको 10 वर्षों में। तो इसने कहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको रेट ज्ञात करनी है कि किस दर से आपका 2 गुना हुआ। तो मैंने देखा कि एक मूलधन था आपका, 2 मिश्रधन बन गया, तो ब्याज कितना होगा, यानी कि एसआई कितना होगा, एसआई आपका 1 रहा होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एक ब्याज कितने सालों में बढ़ा, तो एक ब्याज आपका 10 सालों में बढ़ा। ऐसे भी ना करके आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक ब्याज बढ़ा कितने सालों में, 10 वर्षों में, और परसेंट में आपका आंसर चाहिए तो 10/100, यानी कि 10% आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसे ना करके आपका एक फॉर्मूला होता है SI = PRT/100। तो देखो ब्याज कितना, 1 रुपये, मूलधन कितना, 1 रुपये, दर कितनी है निकालनी है, टाइम कितना है 10 वर्ष, और बटे में क्या है आपका 100। 10 से 10 को भाग करोगे, 100 को भाग करोगे 10 बार, R की गुणा 1 में करोगे R, और 10 की गुणा 1 में करोगे तो 10, और R क्या है आपका प्रतिशत यानी कि दर, तो हो जाएगा आपका R = 10%। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने ये जो हमारा 8 जनवरी 2020 को जो पेपर हुआ था 6 to 8 वाला, यानी कि यूपी टेट का, तो ये हमारा इसका पूरा सॉल्यूशन है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बाकी के सारे जितने भी आपके पेपर हुए हैं सभी को हम इसी तरीके से वीडियो में लाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, और आपको अच्छा लगे तो आगे भी फॉरवर्ड करें। बाकी की सारी वीडियो आपको इसी चैनल पे अवेलेबल होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।